स्टूडेंट, कैसे हैं? मैंने नोमेनक्लेचर के सारे वीडियो पब्लिश कर दिए हैं और हो सकता है कि आपको समझ में आ गए हों, लेकिन ज़्यादा समझ में जब भी आएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट, आज मैं उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमने नोमेनक्लेचर सीखा है, हम आज उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फाइंड करना सीखेंगे कि उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इस टॉपिक से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा, क्योंकि कभी कभार एक कंपटीशन में एक आध क्वेश्चन आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमको सबको कैलकुलेट करने होते हैं। तो ये सब कैलकुलेट जब भी होंगे जब हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। तो कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको ये कैलकुलेट करना सीखना है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको सिखाता हूं कि हम उसमें कैसे सीखेंगे कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करें, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कार्बन चेन बनाई और इस कार्बन चेन में मैंने सिंपल सा सी लिख दिया। ठीक है, अब सबको पता है कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब उस 4 वैलेंसी को या तो पूरा करने के लिए हम यहाँ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करें। जनरली शॉर्टकट में हम करते क्या है, हम केवल कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करने के बाद हमको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है, हाइड्रोजन का हम एक बॉन्ड बना के उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर तुमको ये देखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, जहां भी सिंगल बॉन्ड है, इट मींस वहां पर एक सिग्मा बंध है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उस पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये हमको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन चेन दी गई है, उस कार्बन चेन में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई है, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, सिंपल सा है। अब कोई सी भी कार्बन चेन दी गई हो, उस कार्बन चेन को आप पूरा बना भी सकते हो। अगर मैंने सपोज करो नेमिंग दिया है तो उस नेमिंग को पहले हम क्या करेंगे, उसको हम केवल पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद हम फिर उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये एक कार्बन चेन दी है, अब इस कार्बन चेन में मैं बोलूंगा कि कितना सिग्मा और कितना पाई है, तो पाई बॉन्ड तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब हमको कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए अपन हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पर ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिए और इस हाइड्रोजन से हमको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो अब जैसे मैंने हाइड्रोजन लगाने के बाद कैलकुलेट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्डों की संख्या जो है वो 13 है और पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर नील है। क्लियर? तो ये बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड, है ना। अब इसके बाद जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया जिसमें मैंने डबल बॉन्ड भी दे दिए या ट्रिपल बॉन्ड भी दे दिया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 2 ब्यूटीन। ठीक है, अब 2 ब्यूटीन में मेरे को फाइंड करना है कि कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। तो फर्स्ट मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मैंने ब्यूट के लिए 4 कार्बन बना दिए, ऊपर डबल बॉन्ड है मैंने इन लगा दिया और बाकी जो रिमेनिंग पोजीशन है उसमें मैं क्या करूंगा, उसके पर मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा। हाइड्रोजन लगाने के लिए क्या करोगे, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उस 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6, इसमें एक सिग्मा है, 7 8 9 10 11, यानी कि इसमें 11 तो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और पाई बॉन्ड जो है वो 1 पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। क्लियर? तो यहाँ हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। अच्छा बेटा, एक और चीज है, कई बार जब नेमिंग देता है तो उसमें वो लिखता है कोई सा फंक्शनल ग्रुप भी दे देता है।
जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा ब्यूटेन नाइट्राइल, दिस इज ब्यूटेन नाइट्राइल। अब ब्यूटेन नाइट्राइल मैंने नेम लिख दिया। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने 4 कार्बन लिए, ठीक है। अब क्योंकि नाइट्राइल है तो इसके कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी इसमें काउंट किया गया होगा, तो मैंने नाइट्राइल के लिए क्या किया, CN लगा दिया, ठीक है। ये बन गया ब्यूटेन नाइट्राइल। अब इसमें मेरे को फाइंड करना है कि कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, C4 कार्बन। अब गलती क्या होती है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इस फंक्शनल ग्रुप को हमको पूरा लिखना पड़ेगा CN। CN को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CN है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएंगे। अब गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट सिग्मा और पाई बॉन्ड यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इस फंक्शनल ग्रुप को हम देखते ही नहीं है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमको उसका भी स्ट्रक्चर फॉर्म लिखना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर फॉर्म के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है ना। तो अब जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर बनने के बाद ये मैंने हाइड्रोजन लगा दी यहाँ पर, और हाइड्रोजन लगाने के बाद फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। तो अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड में, तो सिग्मा कितना हो गया 11 सिग्मा, और पाई बॉन्ड कितना हो गया 2 पाई बॉन्ड। क्लियर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है और कितना पाई बॉन्ड होता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमको केवल ये फॉर्मूले याद रखने हैं। सिग्मा अगर बॉन्ड है यानी सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि यानी कि बिना सिग्मा बॉन्ड बने हुए पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनेगा पहले, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। ये शायद आपने 11 में ओवरलैपिंग पढ़ी होगी। ओवरलैपिंग में हमने बताया था कि जब वो कोलेटरल है ना, जब ओवरलैपिंग करते हैं तो कोलेटरल ओवरलैपिंग में वो क्या करेंगे, यानी कि जब वो एक कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तब वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सीधा सा है कि सिग्मा बॉन्ड यानी कि जब सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनना है और कहाँ कहाँ पर पाई बॉन्ड बनना है। कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेंजीन है, कई बार पूछता है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्डों की नंबर बताओ, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, तो बहुत सीधा सा है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का। अब जनरली बेंजीन का स्ट्रक्चर सब इस तरह से जानते हैं, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूंगा तो स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। और हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी होता है, इस बात को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल। अब मैं कैलकुलेट करता हूं हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 तो इसमें है सिग्मा बॉन्ड और 3 है इसमें पाई बॉन्ड। दिस इज करेक्ट आंसर, 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। तो कोई सा भी साइक्लिक कंपाउंड है या कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई सा बेंजीनिक वाला कंपाउंड है, तो उस बेंजीनिक वाले कंपाउंड में हमेशा हाइड्रोजन छिपे रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, लेकिन जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को हम एक सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करने के कारण ही हम उसमें सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हम सीधा सा कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ कितना सिग्मा बॉन्ड है और कहाँ कितना पाई बॉन्ड है। क्लियर। तो ये कैलकुलेशन है सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब हम बात करेंगे कि कोई सी भी कार्बन चेन है जिसमें हमने कैलकुलेट कर लिया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और उस सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि उस कार्बन चेन में कौन से कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं। फायदा ये है कि पहले तो हमको हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा और पाई बॉन्ड से हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा, उस हाइब्रिडाइजेशन से हम कार्बन की ज्योमेट्री बता सकते हैं, उस कार्बन पे बॉन्ड एंगल बता सकते हैं, उस कार्बन की बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, उस कार्बन का बॉन्ड एंगल बता सकते हैं।
हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, किसकी कम है। वो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन से, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उस कार्बन पर 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, sp2 एंड sp। ठीक है, ये 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हमको उस कार्बन चेन में दिखाई देता है। कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ये 3 ही तरीके के हाइब्रिडेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर तुमको ये देखना है कि किस कार्बन पर sp3 है या हमको आइडेंटिफाई करना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि जिस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि चारों के चारों सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जहां पर सिग्मा बॉन्ड होते हैं वहां सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इट मींस यहां पर 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा, और अगर जिस कार्बन चेन पर sp है वहां पर 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। इस तरह से बच्चों हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड है। ये मैंने अभी सिखाया था आपको, सिग्मा और पाई बॉन्ड, और सिग्मा और पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि कहां कहां किस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जैसे बच्चों sp3 है, इट मींस दिस इज टेट्राहेड्रल कार्बन। अगर sp2 है इट मींस दिस इज ट्राइगोनल कार्बन, और अगर sp है तो इट मींस दिस इज लीनियर कार्बन एटम। ये इनकी ज्योमेट्री है, और इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही हम इसका बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे sp3 है 109 डिग्री 28 मिनट्स, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्लियर? तो ये हम कार्बन की ज्योमेट्री और कार्बन के बॉन्ड एंगल, कार्बन की हम यहाँ पर पूरी सारी जानकारी इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, है ना। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर मैंने कोई सी भी एक कार्बन चेन दी, और उस कार्बन चेन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये मैंने लिख दिया COH। ठीक है, ये कार्बन चेन है। इस कार्बन चेन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, या कौन से कार्बन की क्या ज्योमेट्री है, या कौन से CC बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है ना। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कंपटीशन में, तो हमको ये बताना होता है कि कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कौन सा कम है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका कम है, वो सब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, है ना। अब जैसे मैं सबसे पहले मैं बताऊं कि इसका हम स्ट्रक्चर बना लें, ताकि हमको सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने में बहुत आसानी रहेगी, है ना। तो ये से मैंने लिखा CH3, मैंने हाइड्रोजन के बॉन्ड अलग से बना दिए, CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O पर H। ठीक है, मेरे को केवल कार्बन पे कैलकुलेट करना है कि कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे मैं इस पहले नंबर वाले कार्बन को ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस पहले वाले कार्बन पे मेरे को साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब है इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस कार्बन की भी मैं बात करूं, इस कार्बन पर 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, यानी कि ये मैंने दे दिया यहाँ पर sp2। इस कार्बन पर भी sp2, और इस कार्बन पे यहाँ पे होगा sp3। ठीक है, sp3 कैसे? क्योंकि इस कार्बन पे चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए मैंने बताया कि इस कार्बन पर यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। अब इससे सब में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि फॉलोइंग कार्बन डिफरेंट एनदर कार्बन C1 C2 C3 C4, है ना। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो फॉलोइंग कार्बन कौन सा डिफरेंट है, सारे कार्बनों से डिफरेंट कौन सा दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला कार्बन दिखाई दे रहा है। नोमेनक्लेचर में नंबर 1 तो इसी को देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी पूछ सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ किसकी कम है, किसकी ज्यादा है ना। अब बॉन्ड लेंथ मेरे को इस कार्बन की ज्यादा दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं। बेटा जहां सिग्मा बॉन्ड होता है, जहां सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है। जैसे जैसे बॉन्ड
बढ़ते जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, उनका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, तो इसलिए एटम पास पास आते जाते हैं। और जब एटम पास पास आते जाएंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर बहुत सीधा सा है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। यहाँ पर हमको केवल एक कार्बन चेन दी गई है, उस कार्बन चेन से रिलेटेड मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता हूं, बस हमको उसको फाइंड आउट करना है, हमको केवल कैलकुलेट करना है। तो वो किससे करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन को किससे कैलकुलेशन करेंगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से। तो उस सिग्मा और पाई बॉन्ड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ कितना, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल क्या है। अब यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, इस कार्बन पर sp2 है, इट मीन्स इस कार्बन का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 120 होता है। दिस कार्बन इज ट्राइगोनल ज्योमेट्री, व्हाई, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जहां कार्बन की ज्योमेट्री अपन को आइडेंटिफाई करनी हो, अगर मैं बोलूं कि इसमें से चारों में से कौन सा कार्बन जो है उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है, तो दिस इज आंसर इज C4 कार्बन। बाय, क्योंकि C4 कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जहां जैसा हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कहां किस तरह से। कई क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं कि एक कार्बन चेन है फॉलोइंग सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम ज्योमेट्री, है ना, तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन 4 ऑप्शन में हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो इट मीन सेम ज्योमेट्री होगी, और अगर सेम ज्योमेट्री है तो सेम बॉन्ड एंगल होगा, और जहां पर ज्योमेट्री डिफरेंस आ रही है इसका मतलब है कि उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंस होगा। तो बेटा सीधा सा है, हम केवल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली अपन फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कार्बन किस बॉन्ड एंगल को, किस ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप जब इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, बेसिक यही है। अब इस बेसिक से संबंधित क्वेश्चन जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका यही है। हाइब्रिडाइजेशन पहले फाइंड करो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन किस तरीके का होगा। तो ये आपकी क्लास जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर बताया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जीओसी में है, जीओसी में आप देखोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे कि वहां सिग्मा और पाई बॉन्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। 11th में आपने ओवरलैपिंग पढ़ी होगी, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये इनके तरीके हैं। ये सिग्मा बॉन्ड बनने का तरीका है और ये पाई बॉन्ड बनने का तरीका है, ठीक है। तो ये 11th में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। जहां ओवरलैपिंग थी, ओवरलैपिंग में हमेशा क्या होता है, सिग्मा पाई बॉन्ड बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा क्या होते हैं, जहां पर वो ओवरलैप करते हैं वहां पर वो हमेशा सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ अब मैं केवल बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कैसे फाइंड करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को, और उसी सिग्मा पाई बॉन्ड से हम कैसे फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। इनके यूजेज क्या है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये इसके यूजेज है, जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। हमको कोई ज्योमेट्री याद नहीं करनी है, हमको केवल कैलकुलेशन सीखनी है कि किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आज का लेक्चर खत्म हुआ, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हम सिग्मा पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं, और उस सिग्मा और पाई बॉन्ड से हम किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी क्लास है, आगे वाली क्लास में मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा, लेकिन आप भूलना नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा, अगर आपको नोट्स और डीपीपी चाहिए उसके लिए मेरी जो वेबसाइट दी गई है, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं तुरंत आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरी जो भी क्लास होगी वो आप चैनल जैसे सब्सक्राइब करोगे, अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।